नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम हेल्थ शो, जो कि एक फ़ोन इन प्रोग्राम है। दोस्तों, हर बार हम कोशिश करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम में कोई ना कोई हेल्थ अपडेट और जानकारी दे सकें, आपके सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ के साथ। हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़, यानी कि दिमाग से जुड़ी बीमारियां, नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां, और उसमें न्यूरोलॉजिकल सर्जरी की क्या भूमिका है। दोस्तों, गंभीर बीमारियां जैसे एपिलेप्सी, ब्रेन ट्यूमर, इनमें सर्जरी कब और कैसे मदद करती है, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर, न्यूरोसर्जन, पीजीआई चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। क्योंकि ये फ़ोन इन प्रोग्राम है तो हम कोशिश करेंगे हमारी कन्वर्सेशन के साथ हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों को भी हम एड्रेस कर सकें। सो दर्शकों, फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 9417242224, 017226900037 पे कॉल करके आप अपने सवाल सीधे तौर से हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। सो सर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़, ब्रेन और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां, अगर हम आम भाषा में हमारे दर्शकों को समझाना चाहें कि ये किस प्रकार की होती हैं। ब्रेन की जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है वो बहुत सारे कंडीशन होती हैं, जैसे ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, उसके साथ में ब्रेन में एक हाइड्रोसेफेलस, जिसको नॉर्मल वर्ड में हम रसोली बोलते हैं, रसोली हो गया, या मिर्गी के दौरे, या और बहुत सारे जो ब्रेन में स्ट्रक्चरल कॉजेस करते हैं, वो सब कंडीशन जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है वो स्पेशली न्यूरोसर्जिकल ट्रीटमेंट उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली ब्रेन ट्यूमर जो होता है, नॉर्मल लेमन टर्म में अगर बिनाइन ट्यूमर होता है, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो जस्ट लाइक ए सिंपल सादा ट्यूमर होता है, सादी ट्यूमर होता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो ब्रेन कैंसर होता है। तो बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो आउटकम होता है, मरीज का जो प्रोग्नोसिस होता है वो बेटर बिनाइन ट्यूमर में बहुत होता है। अगर वो जल्दी से टाइमली डायग्नोस हो जाए और उसका टाइमली सर्जरी हो जाए, तब उसका आउटकम पेशेंट इस सर्जरी से, बीमारी सर्जरी करने के बाद से बीमारी से वो मुक्त हो सकती है। उसके बाद होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर नॉर्मली वो डिपेंड करता है किस टाइप के मैलिग्नेंट ब्रेन का ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर या तो प्राइमरी ब्रेन का हो सकता है, या जो शरीर के कुछ दूसरे हिस्से से फैल के आया है उसको मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, वो भी एक ब्रेन ट्यूमर होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके किस हिस्टोपैथोलॉजी क्या है और किस टाइप का ब्रेन ट्यूमर मैलिग्नेंट है। अगर उसमें कुछ ब्रेन ट्यूमर में प्रोग्नोसिस बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ब्रेन ट्यूमर में जिसमें आउटकम बहुत ही अच्छा नहीं होता, वो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, उसको हम अपने टेक्निकल टर्म में ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म बोलते हैं। उसमें प्रोग्नोसिस ऑन एन एवरेज जो ब्रेन का जो कैंसर वाला जो मरीज की जो ज़िंदगी होती है, डायग्नोसिस के बाद लगभग साल भर 1.5 साल तक ही ज़िंदगी रहती है, और वो भी कीमोथेरेपी मैक्सिमम है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी मैक्सिमम ट्रीटमेंट लेने के बाद भी। सर, ब्रेन ट्यूमर की आपने पहले बात करी है। ब्रेन ट्यूमर में जितना मुझे समझ में आया है आम भाषा के लिए, सर, क्योंकि हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम कंटिन्यू करेंगे ये टॉपिक। पहले देखते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हनुमानगढ़ जिले से बोल रहा हूँ, ये राजस्थान से। जी, राजस्थान से आप बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? सर, दिमाग थोड़ा सा ना अपसेट सा हो जाता है। उम्र एज 70 साल है करीब मेरे। तो क्या उम्र बताई आपने अपनी? 70 साल। 70 साल उम्र है, अच्छा। क्या दिक्कत क्या है आपको? एक तो भूलने की आदत थी, या कुछ जैसे दिमाग थोड़ा सा क्रोधित में हो जाता है, कोई भी बात पर एकदम उछाल सा आता है गुस्से का। अच्छा जी, ठीक है।
सो सर आपको समझ में आया वो? हाँ, इसमें एक्चुअली आपको जो प्रॉब्लम है एज रिलेटेड जो है, जो दिमाग क्रोधित हो जाता है और आप बोल रहे हैं कि याद नहीं रहता, ये हाँ, चीज़। घबराहट से, जैसे किसी से बात करता हूँ तो थोड़ा घबराहट सी हो जाना या ऐसे। हाँ, ये चीज़ ऐसा है कि वो उम्र के साथ होने वाली प्रॉब्लम है। जैसे इस अच्छा उम्र में बहुत ही कॉमन होता है कि बीपी का अच्छा बढ़ना, हाइपरटेंशन होना, और होता है कि एक सेनाइल डिजेनरेशन, जो उम्र के साथ, बुढ़ापे के साथ जो दिमाग के नसों का सिकुड़न होता है, वो भी एक कारण होता है जिसके कारण भूलने की अच्छा बीमारी होती है। लेकिन ठीक इसमें है। कुछ ऐसी भी बीमारी होती हैं जो हम उसके लिए आगे का डायग्नोसिस, निदान करते हैं, वो जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन से ही हमको और बेहतर उससे बता सकते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है वो अच्छा, सर्जिकली हम क्योर कर सकते हैं या सिर्फ दवाई दे सकते हैं। तो सुखदेव जी, एक्सपर्ट ने बताया कि हो सकता है कि आपकी ये जो बीमारी है वो आपकी एज की वजह से हो, लेकिन प्रॉपर चेकअप के लिए हमारा एक्सपर्ट का कहना है कि आपको एमआरआई और सीटी स्कैन कराना चाहिए, तभी पता लगेगा कि आपकी बीमारी कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है सर, ठीक। बहुत बहुत तो धन्यवाद एमआरआई जी। कराना जरूरी है मतलब? हाँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली सडनली आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम मेरे को ये फ्रीक्वेंटली हो रही है, तो आप बेटर हाँ, है कि एमआरआई या सीटी स्कैन आप करा लीजिए। उससे हमको एटलीस्ट इतना तो है कि ब्रेन के अंदर कुछ अंदरूनी, कुछ ब्रेन में ट्यूमर या कुछ ऐसा इन्फेक्शन या कुछ दिमाग में खून की नली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं, वो देखने के लिए आप ये करा लीजिए। ठीक। ये बहुत बात बहुत ठीक। धन्यवाद नहीं तो सुखदेव जी, जुड़े रहिए हमारे चैनल के यहाँ साथ। आ सकते हैं किचन पीजीआई में? हाँ, पीजीआई में आप आ सकते हैं। पीजीआई में ऑलमोस्ट 7 दिन तो न्यूरोसर्जिकल सेवा रहती है, लेकिन जो सोमवार से शनिवार तक हमारी न्यूरोसर्जिकल ओपीडी 6 दिन पूरा रूटीनली चलती है। आप कभी भी आप आ सकते हैं और न्यूरोसर्जरी में अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक सर, धन्यवाद सुखदेव जी। ठीक। सर, ब्रेन ट्यूमर की बात हो रही थी, जितना समझ में आया कि आपने कहा कि 2 प्रकार है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन इज हार्मलेस बट इट इज़ टू बी चेक्ड, और जो मैलिग्नेंट है वो कैंसरस है। तो सर, जब ब्रेन ट्यूमर की बात होती है तो अक्सर एक परसेप्शन हम लोगों के दिमाग में होता है, बहुत खतरनाक बीमारी है, सर्वाइवल रेट बहुत कम है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता किया जाए कि ये सामान्य सिर दर्द है? नॉर्मली जो सिर दर्द, इस ब्रेन ट्यूमर के जो सिर दर्द होती है, वो सिर दर्द ऐसा है कि आपको वो बार बार फ्रिक्वेंटली स्टार्ट हो जाती है, और उसमें जो सिर दर्द जो क्वालिटी है वो पहले तो सामान्य ढंग से सिर दर्द होगा, फिर वो उसकी जो सीवियरिटी है वो कंटिन्यूस बढ़ते जाती है, और मोस्ट ऑफ द सिर दर्द होती है उसके साथ में मेनली अर्ली मॉर्निंग हेडेक बोलते हैं नॉर्मल हम टर्म में, मतलब बेसिकली अर्ली मॉर्निंग पेशेंट को बहुत सिर दर्द होता है। और उसके साथ साथ सिर दर्द के साथ साथ में कभी हम जैसे नॉर्मल वर्ड में उल्टी होना या पलटी होना या जी मचलाना, और जी मचलाने उल्टी होने के बाद से थोड़ा सा बेटर होना, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ब्रेन ट्यूमर के हेडेक का। और इसके साथ में हेडेक के साथ साथ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे आपकी जैसे आँखों की निगाह में, विजन में कुछ प्रॉब्लम हो, वो मेनली इससे रिलेटेड, ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड रहते हैं। और इसके साथ साथ अदर जो सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे निगाह में कमजोरी होना या मिर्गी के दौरे टाइप झटके आना, या एक साइड बाजू काम नहीं करना, या तो पर्सनालिटी या बिहेवियर चेंजेस होना, ये सब ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। सर, हर ट्यूमर में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? मोस्ट ऑफ द जो ट्यूमर जो होते हैं, जो दिमाग के जो नसें को अगर दबाव डाल रही हैं, वो कुछ ट्यूमर जो है वो उसकी सर्जरी की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे जो ट्यूमर हैं वो आफ्टर डायग्नोसिस एमआरआई और प्रॉपर टेस्ट से पता चलते हैं कि वो कुछ ट्यूमर मेडिसिन से ठीक हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर के जो ट्यूमर है वो सर्जरी से उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी रहता है। सर, सर्जरी को लेके जैसे मैंने कहा कि बहुत परसेप्शंस होते हैं लोगों की कि सर्जरी का मतलब है कि सर्वाइवल रेट बहुत कम होना, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होना, इसमें आपकी क्या राय है सर? सर्जरी आजकल की जो मॉडर्न न्यूरोसर्जिकल टेक्निक है वो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, जिसमें माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी और जिसको मिनिमल इन्वेजिव ब्रेन सर्जरी बोलते हैं,
उससे सर्जरी के रिजल्ट में बहुत ही सुधार हुआ है। और ये जो है कॉमन लोगों में ये मिथ है कि ब्रेन ट्यूमर में सर्वाइवल रेट नहीं कम होता है, ऐसी बात नहीं है। वो हर ट्यूमर कैंसर वाले ट्यूमर नहीं होते, कुछ ट्यूमर जो सादी ट्यूमर या बिनाइन ट्यूमर होते हैं उसके रिजल्ट जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। और एक बार बहुत अच्छे से सर्जरी अगर एक्सपर्ट द्वारा हो गया तो उसके बाद मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ एज जैसे वो जी सकते हैं वो आज जी सकते हैं। लेकिन कुछ पहले बताया कि मैलिग्नेंट कैंसर वाले ट्यूमर है उसमें सर्वाइवल कम होता है। जी। सो दर्शकों, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है, नियमित जांच कराइए और सर्जरी को हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल साइंस ने, स्पेशली न्यूरो सर्जरी ने, बहुत इस टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है और बहुत सी मिनिमम इन्वेजिव सर्जरीज़ हमारे साथ आ चुकी हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, नियमित जांच कराइए और जल्द से जल्द सर्जरी कराइए यदि उसकी ज़रूरत है। सर, हमें हमारे एक्सपर्ट से ही पता लगता है कि ये जो गंभीर बीमारियां होती हैं इसमें गोल्डन आवर होता है। हाँ जी। तो अगर हम न्यूरो सर्जरी की बात करें तो इसमें भी कोई गोल्डन आवर है? हाँ, इसमें ये होता है कि सपोज एक बिनाइन ट्यूमर है और मरीज, नॉर्मल मरीज उसको रूटीनली इग्नोर कर रहा है। जैसे उनको सिर में दर्द हो रहा है, वो उसने पहले ही इनिशियली लोकल दवाई ले लिया, मेडिसिन ले लिया, सिर में दर्द बढ़ते गया। अब वो ऐसी कंडीशन में आया कि ब्रेन में इतनी ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर की साइज़ बढ़ गई और वो स्वेलिंग, इडीमा बढ़ गई, जिसके कारण मरीज बेहोश होना स्टार्ट हो गया। तो कहने के लिए तो ब्रेन ट्यूमर जो है बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन बिनाइन ट्यूमर में उसने ब्रेन का स्वेलिंग इतना बढ़ा लिया कि मरीज की जो जनरल कंडीशन है, जो जीसीएस है, वो उनकी कम होगी और उनकी सांस लेने की या ऑब्स्ट्रक्शन की जो कंडीशन आ गई, तब वो ब्रेन स्वेलिंग सडनली बढ़ने के बाद मरीज फिर कोमा में भी जा सकता है। तो उस कंडीशन में जो गोल्डन आवर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो पहले पहुंच गए तो मरीज के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपना टाइमली इलाज करा लिए और उसके बाद उसका जांच जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन करने के बाद अगर न्यूरोसर्जिकल ट्रीटेबल कॉज है तो उसके बाद मरीज नॉर्मली उसका जो गोल्डन आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे मरीज की जान बच सकती है। सर, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? मैं रमेश बोल रहा हूँ सिरसा से। सिरसा, हरियाणा से। कैसे हैं आप? जी, बढ़िया जी, एकदम अच्छे हैं जी। आपकी उम्र? 40 साल। तो आपका जो सवाल है वो आपके लिए है या आपने किसी सगे संबंधी के लिए? हाँ, किसी जानकार के लिए है। ठीक है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट सुन रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या अर्ली स्टेजेस में पता किया जा सकता है इसका? हाँ, इसका जो सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे होता है कि ब्रेन में जो ट्यूमर जो होता है, जो मस्तिष्क के किस भाग में ब्रेन का ट्यूमर है, अगर वो ट्यूमर हमारे जैसे ब्रेन के ऐसे हिस्से में है, अगर जो हमारी आँखों के नस के पास है तो आँख की नस की दबाव के कारण आँखों में निगाह विजन कम हो सकती है। अगर ट्यूमर का साइज बढ़ते गया तो सिर में रेगुलरली सिर में दर्द होंगे। वो सिर में दर्द जो आपको जो नॉर्मल मेडिसिन पहले से जिससे आराम हो सकती थी वो दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, उसको भी अगर मान लो सिर में दर्द बढ़ते गया, उसके साथ साथ जी मचलाना, उल्टी होना और सिर दर्द, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग सिर में दर्द होती है, जो सुबह के सिर में दर्द होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसके जो सिम्टम्स होते हैं ब्रेन ट्यूमर के। और अदर्स जो इनके सिम्टम्स होते हैं जैसे बिहेवियर चेंजेस हो गया या मिर्गी के दौरे हो गए या पर्टिकुलर जैसे हमारे हाथों में या पैरों में वीकनेस आने लग गया, वो एक शुरुआती लक्षण ये ब्रेन के ट्यूमर हो सकते हैं। सर रमेश जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, आपकी बात से ही एक सवाल मेरे मन में आया। हम बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर रहे थे, इनके सिम्टम्स में भी कोई फ़र्क है? जैसे एक सामान्य आदमी को कैसे पता लगे कि ये जो ट्यूमर है बेनाइन है या मैलिग्नेंट हो सकता है? ये बिनाइन ट्यूमर जो है उनके जो सिम्टम्स है वो बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हैं। मतलब हो सकता है वो 3 से 6 महीने, साल भर, हो सकता है 5 साल 10 साल से भी धीरे धीरे स्टार्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि
किस जगह का ट्यूमर है। जगह अगर कान के नस के पास है तो मरीज़ को धीरे धीरे बोला कि मेरे को साल भर 6 साल से मेरे को कान की आवाज़ कम हो रही है। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को सिर में दर्द स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे आँखों की निगाह में कमजोरी आने लगी। लेकिन ये अगर सपोज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर वाला ट्यूमर है तो उसमें जो प्रोग्रेशन होता है बहुत रैपिडली होता है। बोले कि मेरे को ये सिर में दर्द 2 महीने से होना स्टार्ट हुआ, ये 2-3 महीने से, फिर रेगुलरली विद इन अ मंथ मेरे को सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। उसके बाद अभी 10-15 दिन से वोमिटिंग हो गया और उसके बाद मैं बीच बीच में बेहोश या मिर्गी के दौरे भी आने लग गए। तो वो जितना डिजीज़ का जो अग्रेसिवनेस होता है वो कैंसर वाले ट्यूमर में ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वो करता है, सिम्टम्स करता है। और यही जो कैंसर वाले ट्यूमर में इसके साथ साथ एसोसिएटेड सेकेंडरी जैसे मेटास्टेसिस या कुछ ट्यूमर होते हैं, वो ट्यूमर नॉर्मली एसोसिएटेड वो सिम्टम्स लेके आते हैं। सपोज़ अगर पेशेंट को कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और या कफ हो रही है तो वो ब्रेन में अगर मेटास्टेसिस होता है तो उसके साथ साथ उसके सिम्टम्स भी बहुत रैपिडली डेवलप होते हैं, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर में होते हैं बेसिकली। ठीक है सर वीडियो बाइट से भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं और वो उनका भी एक सवाल है, आइए देख लेते हैं जी। मैं जानना चाहता हूँ न्यूरो सर्जरी क्या है और इसके क्या क्या परहेज होने चाहिए डॉक्टर साहब से। तो मेरा यही निवेदन है, जैसे न्यूरो सर्जरी हो जाए उसके बाद हमें क्या क्या गाइडलाइन लेनी चाहिए। कि जब किसी को अगर न्यूरो सर्जरी से अगर कोई बंदा निकला है तो उसके बाद क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे इम्प्रूवमेंट के और क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। जो न्यूरो का सर्जरी हुई है या इनकी जो भी हेड इंजरी की हुई है, हेड इंजरी सर्जरी हुई है, इसमें पेशेंट ठीक हो जाता है और कितने टाइम में ठीक होता है और उनकी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सर मेरे ख्याल से ज़्यादा जो प्रश्न है वो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी से रिलेटेड हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की है लोगों ने, लाइफस्टाइल, सर्वाइवल और सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं या नहीं। हाँ, ये जो नॉर्मल अब सबसे लास्ट कॉलर के हिसाब से जैसे कि उन्होंने हेड इंजरी के बारे में पूछा, हेड इंजरी में मरीज के जो आउटकम है वो डिपेंड करता है कि मरीज को सिर में चोट कितना गहरा है। अगर वो चोट बहुत गहरा है और उनका जो टाइमली इलाज किस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में हुआ है वो डिपेंड करता है उनके आउटकम में। अगर मरीज का जो गोल्डन आवर्स में ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट हो गया तो उसमें मरीज का आउटकम बहुत ही अच्छा होता है और मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। रही बात ब्रेन ट्यूमर की, जो बिनाइन ट्यूमर है उसमें अगर टाइमली इलाज हो गया और बिनाइन ट्यूमर ऐसे जगह में जैसे लाइक बिनाइन ट्यूमर में मल्टीपल ट्यूमर जैसे मेनिंजियोमा हो गया, सोनोमा हो गया, कुछ ऐसे ट्यूमर है जिसमें मरीज एक बार ऑपरेशन कर लिया और उनका बिनाइन ट्यूमर अगर कैंसर में कन्वर्ट नहीं हुआ तो उनका जो नॉर्मल उनकी लाइफस्टाइल वो सब चीज़ नॉर्मल पर्सन टाइप अपनी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन कुछ ट्यूमर में, स्पेशली जो मैलिग्नेंट ट्यूमर में या ऐसे ट्यूमर जो कम्प्लीटली नहीं निकल पाते, उसमें फिर रिकरेंस के चांसेस और फिर से दोबारा ट्यूमर होने के बाद मरीज के जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो फिर कम होने की गुंजाइश रहती है। सर माफ़ी चाहती हूँ सर, मुझे कन्वर्सेशन बार बार रोकनी पड़ रही है क्योंकि हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस ले सकें क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज़ है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपना नाम बताइए। रजत मैम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हिमाचल प्रदेश से। रजत जी कांगड़ा हिमाचल से। तो आप ये शो देखते हैं रोज? हाँ जी मैम। तो क्या उम्र है आपकी? 26। तो जो आपका सवाल है वो आपके लिए है या आपके किसी जानकार के लिए? मैम हमारा जानकारी है, एक दोस्ती है। अच्छा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट सुन रहे हैं आपको। जी बताइए। सर क्या ब्रेन ट्यूमर बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है क्या? कुछ ट्यूमर हैं जो बिना ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं, जैसे बिनाइन ट्यूमर जिनकी जो ट्यूमर का साइज़ बहुत छोटा है, जैसे अदर्स जो न्यूरोसर्जिकल एस्पेक्ट जो होता है, एक होता है गामा नेप सर्जरी, उससे कुछ ट्यूमर हम उससे ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो उस बिनाइन जो ट्यूमर के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गामा नेप सर्जरी से ठीक हो सकता है या उनको सर्जरी ओपन न्यूरोसर्जिकल की रिक्वायरमेंट है। अच्छा सर। और कुछ रजत जी कुछ और पूछना चाहते हैं आप? नहीं मैम, बस इतना ही पूछना चाहता था। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए हेल्थ शो दूरदर्शन।
थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि ये शो आपके लिए है एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव डॉक्टर चंद्रशेखर विद अस। ही इज़ अ वेरी रिनोन्ड न्यूरोसर्जन फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। सर, आपकी एक्सपीरियंस की बात करते हैं। आपके एक्सपीरियंस में जितने भी ये केसेस सर्जरी के होते हैं, कौन से ऐसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको नज़र आते हैं? ऑपरेशन के बाद मेनली जो साइड इफ़ेक्ट होता है, एक होता है इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट, एक होता है अर्ली साइड इफ़ेक्ट, एक होता है लेट साइड इफ़ेक्ट और होता है डिलेड साइड इफ़ेक्ट। तो अर्ली साइड इफ़ेक्ट में हम नॉर्मली ये होता है कि जब सपोज हमने कोई ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी किया, सर्जरी के बाद उनको इमीडिएटली ब्रेन में स्वेलिंग हो गया या ब्रेन में ब्लीडिंग होगी, ये कॉमनली हो सकते हैं। या कई बार कुछ सर्जरी के बाद मरीज़ में जैसे दौरे आना, वो सब चीज़ एक कॉमन होते हैं। उसके बाद जो एक अर्ली से सम सॉर्ट ऑफ डिलेड बिफोर 10 डेज में कई बार पेशेंट को इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, या ब्रेन के कुछ CSF लीक जो हाइड्रोसेफलस जो करते कुछ जैसे तरल पद का, वो अगर मान लो उसमें रिसाव हो गया, वो कारण हो सकता है। या कुछ ऐसे ट्यूमर हैं जो उसमें लोकल इन्फेक्शन, जहाँ पर हमने टाँके लगाए हैं उस जगह में वो इन्फेक्शन हो सकते हैं। और लेट साइड इफ़ेक्ट में जो होते हैं, कुछ ऐसे ट्यूमर है जिसमें रिकरेंस हो सकते हैं, या कुछ में सडन इडीमा या इडीमा ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ने का वो एक रिस्क होता है। और एक होता है कि ब्रेन में लोकल साइड में कई बार स्वेलिंग होना, जिसको सूडोमेनिंगोसिल बोलते हैं, वो हो सकते हैं। तो दर्शकों, रिकरेंस यानी कि दोबारा चांसेस हो सकते हैं ट्यूमर के दोबारा आने की, तो इसीलिए जो रेगुलर जांच है वो ज़रूरी है। सर, दूसरी गंभीर बीमारी हाइड्रोसेफलस की बात कर लेते हैं। इस बीमारी के बारे में बताइए और कौन सा एज ग्रुप है जिसमें ये बहुत कॉमन है? हाइड्रोसेफलस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, स्पेशली भारत में हमारे इसमें। ये जो है मेनली जो होता है बच्चों में बहुत ही कॉमन होता है, और जो इसको नॉर्मल वर्ड में बोले कंजेनाइटल हाइड्रोसेफलस, ये हमारे पीजीआई में बहुत सारे मरीज़ जो बच्चों में हैं, रेगुलरली हम उसके लिए हाइड्रोसेफलस के मरीज़ देखते हैं। इसके अलावा अदर जो कारण हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, या ब्रेन में ट्रॉमा हो गया, या कुछ सम सॉर्ट ऑफ आनुवंशिक बीमारी होते हैं जिसके कारण हाइड्रोसेफलस डेवलप होते हैं। सर, कोई जेनेटिक फैक्टर भी है जो कंट्रीब्यूट करता है इस बीमारी में? इसमें कुछ आनुवंशिक बीमारी जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। और इसके लिए आजकल प्रेगनेंसी में जो स्कैन्स या अल्ट्रासाउंड होते हैं उस टाइम भी ये डायग्नोस हो सकते हैं। ये जेनेटिकली इन द सेंस जब बच्चा गर्भ में पलता है उस टाइम कुछ ब्रेन के बच्चे पल रहे बच्चे में अगर कहीं रुकावट है, उसके कारण हाइड्रोसेफलस हो सकते हैं। सर, आपने बताया कि ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, यानी पर्टिकुलर एज ग्रुप जिसमें ये ज़्यादा सामान्य है? बेसिकली जो इनिशियल जो 5 साल के उम्र के बच्चे रहते हैं उसमें बहुत ही कॉमन है। एक होता है इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होता है, उसमें मेनिंजाइटिस हो गया या ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया, वो बाद में डिलेड कारण बनता है कि ब्रेन में तो तरल CSF है उसका रिकवर करने के लिए। या एक होता है डेवलपमेंटल, जिसके कारण डेवलपमेंट के दौरान ही मरीज के ब्रेन में पानी का रिकवर कारण वो हाइड्रोसेफलस करता है, जिसके कारण वो है। और मेनली जो कॉमन जो कारण है, जो कुछ जन्मजात बच्चों को ट्यूमर है, जो हमारे जो CSF का फ्लो होने का जो रास्ता है उस रास्ते में अगर रुकावट है, वो कुछ ट्यूमर भी है जो हाइड्रोसेफलस कर सकते हैं जी, जो इसलिए चिल्ड्रन में होते हैं। सर, सिम्टम्स की अगर हम बात करें हाइड्रोसेफलस की, तो क्या सिर्फ विजिबल सिम्टम्स होते हैं जो देखने से पता लगते हैं, या कुछ इनविजिबल सिम्टम्स भी हैं? जी, इसमें नॉर्मली जो कॉमन जो बच्चों में अगर स्टार्ट होते तो सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो सिर का साइज का बढ़ना। जो सिर का साइज नॉर्मल जो बच्चों के जो सिर का ग्रोथ है वो मस्तिष्क का साइज बढ़ता है, और इसके साथ में जैसे बच्चे हैं सिर को अपना संभाल नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो उसमें आँखों में जैसे उनकी आँखें झुकी रहती हैं, जिसको हम नॉर्मल वर्ड में सनसेट साइन बोलते हैं, वो विजिबली दिख सकता है। लेकिन अदर जो कारण जो सिम्टम्स होते हैं हाइड्रोसेफलस के, वो मोर लेस सिर में दर्द, अपनी कंसंट्रेट पावर नहीं रख पाना, उल्टी होना या दौरे आना, ये अदर कॉमन जो सिम्टम्स हैं जो हाइड्रोसेफलस के बच्चों में हो सकते हैं। और सर, इस बीमारी में न्यूरो सर्जरी की अगर हम बात करें तो वो कैसे अपनी भूमिका निभा रहा है?
न्यूरो सर्जरी इस बीमारी में हाइड्रोसेफेलस में इसमें ये है कि इलाज इसका जो सर्जरी होता है आजकल एक जो मोस्ट कॉमन जो सर्जरी हम करते हैं जो वीपी शंट सर्जरी करते हैं, जिसमें पानी का जो रिकॉर्ड है उसको हम रिकॉर्ड को डाइवर्ट करके हम उसको शंट कर देते हैं। दूसरी जो पद्धति है वो दूरबीन के द्वारा अंदर ही अंदर एक रास्ता बना देते हैं, जिससे जो पानी का रुकावट है वो अपना एक नॉर्मल रुकावट से एक अपना एक जो रुकावट है वो कम हो जाए, अपना अंदर ही अंदर पानी जो बन रहा है वो अंदर ही अंदर वो सूख जाए। और जो कुछ मेडिसिन होता है जो वो भी टाइम बिंग होता है, जो कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिसको हम कंजर्वेटिव मेडिसिन देते हैं, उससे टाइम बिंग के लिए तब तक आप उस बीमारी को पता करके उसका पर्टिकुलर इलाज करने से फिर हाइड्रोसेफेलस से उसमें मरीज़ को फिर ठीक होने की संभावना होती है। सो दोस्तों, ये हमारे साथ एक्सपर्ट हैं हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर, बहुत ही रिनोन्ड न्यूरोसर्जन है पीजीआई चंडीगढ़ से, और हम बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस और उसमें सर्जरी की भूमिका की। सो मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि ये फ़ोन इन प्रोग्राम है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417242224 पे कॉल करके वीडियो मैसेज करके आप अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। तो सर, हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करते हैं। सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है? इससे पहले सर हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनका सवाल भी पूछ सकते हैं, हो सकता है वो इसी बारे में पूछना चाह रहे हों। जी हेलो। हाँ जी, हेलो मैम नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैम सुखपाल है जी। सुखपाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ मैम, भिवानी से बात कर रहे हैं। भिवानी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया मैम। हमारे आज के एपिसोड का विषय पता है आपको, टॉपिक पता है? हाँ जी मैम। तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपका सवाल सुन रहे हैं। बताइए सुखपाल जी। नमस्ते जी। नमस्ते। सर, बच्चों में जो ये समस्या है ना वो देखने को मिल रही है। मेरे तो रिलेटिव्स हैं। हाँ। जैसे एक तो 10 साल का है। हाँ। तो इसका एक तो कारण क्या है सर? क्योंकि बच्चे छोटे हैं, और दूसरा मतलब ये परमानेंट ठीक हो सकता है? ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है उनका। हाँ, वो थोड़े से डर बना रहता है। वो किस टाइप का बीमारी की बात कर रहे आप हैं? कौन सी समस्या की बात कर रहे हैं सुखपाल जी? एपिलेप्सी की बात कर रहा हूँ मैडम। ठीक है, तो एकदम से हाँ शरीर ठहर जाता है, आंखें ठहर जाती हैं, जुगूड़ आने लग जाती है मुंह से। ये मिर्गी के जो है, मिर्गी के बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण मरीज को मिर्गी के दौरे आते हैं। कुछ बीमारी होते हैं वो होता है स्ट्रक्चरल कॉजेस, ब्रेन में सपोज कोई ब्रेन में ट्यूमर है, या ब्रेन के खून की नली में गुच्छा है, या कुछ इन्फेक्शन है जो उनको बार बार मिर्गी के दौरे करा रहे हैं, या कई बार कुछ चोट के कारण भी मिर्गी के दौरे आते हैं। और कुछ मिर्गी के दौरे अगर इस टाइप का जो स्ट्रक्चरल कॉजेस हैं उसमें न्यूरोसर्जरी का भूमिका बहुत अच्छी रहती है, जिससे कारण जो मिर्गी के दौरे आते हैं वो कारण को हम उसके निदान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ दौरे जो आते हैं वो जन्मजात या आनुवंशिक होती है, जिसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं। वो इडियोपैथिक कारण वो उसके लिए आपको कुछ लंबे समय से 2-3 साल के लिए आपको रेगुलरली दवाई लेनी पड़ती है। उस दवाई लेने के बाद से आपकी मरीज ठीक हो सकते हैं दौरे की दवाई लेने से। तो सुखपाल जी, आपको जी ऑपरेशन होता है मैम, उसका कोई ज्यादा इफेक्ट तो साइड इफेक्ट तो नहीं है जी? जैसे नहीं, उसमें आपको वही है, डिपेंड करता है कि अगर हमने किसी बच्चे को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, उस बच्चे का हम टाइमली अगर इलाज के लिए हम एमआरआई कर लिए, एमआरआई में हमको लगा ये ब्रेन का ट्यूमर है, और वो अगर सपोज बिनाइन ट्यूमर या ऐसे ट्यूमर जो सर्जरी के से बाद वो कम्प्लीटली ब्रेन में उसका सर्जरी के बाद ट्यूमर निकल जाता है, तो फिर उसका इलाज परमानेंटली हो जाता है। ठीक है। तो सुखपाल जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, न्यूरोसर्जरी में इस बीमारी का इलाज है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है मैम, थैंक यू। सो दर्शकों, बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कॉल्स आती है और आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं। एक हम्बल सजेशन है आपके लिए, जब आप कॉल पे होते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो अनवांटेड नॉइज़ है आपके आसपास वो कम से कम हो, ताकि जो आपके सवाल हैं वो सीधे तरीके से हमारे एक्सपर्ट सुन सकें और बहुत ही अच्छे से आपको उसका जवाब मिले। धन्यवाद। तो सर, हम बात कर रहे थे पोस्ट ऑपरेटिव केयर की।
क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पोस्ट ऑपरेटिव केयर में मेनली जो होता है कि जब हम कहीं ऑपरेशन करते हैं उसमें जो टाँके लगाते हैं उसमें कई बार उसमें इन्फेक्शन होने का एक रिस्क होता है। उसको हम उसको क्लीन अच्छे साफ़ सुथरा रखें, साबुन से उसको डेली वॉश करें, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर में नॉर्मली हम ऐसा पट्टी करके उसका ऐसा कम रखते हैं क्योंकि वो खुली रहे। उसमें जो हम चीरा लगाए हैं उसमें जो घाव है बहुत जल्दी हील हो जाए, तो उसको साफ़ सुथरा रखना है। कई बार ऐसा रहता है कि हम उसको बाहरी चोट से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो टाँके रहते हैं वो बहुत कच्चे रहते हैं, तो उसमें जो घाव है वो जो टाँके लगाए हैं वो खुलने का डर होता है, उससे कारण ब्लीडिंग या इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। नॉर्मली हम मरीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि आप उस जगह पानी नहीं डालना या कुछ उसको धूप में नहीं निकालना। आप उसको रेगुलरली आप साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अगर चाहें तो वो नॉर्मल गर्म पानी से उसको रेगुलरली धो के साबुन से आप डेली आप वॉश कर सकते हैं। आप डेली बाथ ले सकते हैं, उसमें कोई हमारे तरफ से कोई रुकावट नहीं कि आप उसको कवर करके रखना है। हाँ, ये है कि आप उस चीज़ को साफ़ सुथरा रखना, गंदा नहीं रखना या पसीने से बचाना आपको। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई सुथरा और इन्फेक्शन से दूर रहना चाहिए। सर, हमारे एक कॉलर ने भी एपिलेप्सी का सवाल उठाया था, तो एपिलेप्सी की बात करें अगर हम आम भाषा में हमारे दर्शकों के लिए कि एपिलेप्सी बीमारी क्या है और उसके सिम्टम्स ब्रीफली अगर हम बताना चाहें। अगर एपिलेप्सी को नॉर्मल अगर लेमन टर्म में अगर बोलेंगे तो उसको हम मिर्गी के दौरे बोलते हैं। तो मिर्गी के जो दौरे हैं हमारे ब्रेन में एक नॉर्मल लेमन वर्ड में हम बोल सकते हैं कि एक विद्युत तरंग की सर्किट हैं। वो एक सर्किट अगर कहीं से स्पार्क हुए, वो स्पार्क एक बोल सकते हैं कि मिर्गी का दौरे है। मिर्गी का एक दौरे या तो हो सकता है कि आपके डिपेंड करता है कि किस टाइप का मिर्गी के दौरे हैं। कुछ मिर्गी के दौरे ऐसे रहते हैं जिसमें मरीज को शरीर में हाथ पैर के झटके आते हैं, आंखें चढ़ जाती हैं, इवन दांत में जकड़ना हो सकता है या कंटिन्यूस हाथ पैरों का जर्की मूवमेंट हो सकता है। और कुछ चीज़ें ऐसे रहती हैं जैसे स्टेयर लुक, जो आँख उठा के कुछ सेकंड्स के लिए देखते हैं, वो भी एक टाइप का दौरा होता है। वो एक सिम्टम होता है कि एक होता है कि फुल ब्लोन मिर्गी के दौरे, एक होता है जस्ट एक स्टेयर लुक भी मिर्गी के दौरे, या 5-10 सेकंड के लिए वो एक स्टेयर लुक, वो भी एक मिर्गी का दौरे एक हो सकते हैं। सर, जैसे जैसे आप हमें ये नॉलेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम उनको लेमैन में समझा सकें कि ये बीमारी क्या है और इसकी वजह क्या है। सर, एपिलेप्सी को लेके बहुत से मिथ्स भी हैं लोगों में, तो ये आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या मिथ है, क्या रियलिटी है? एक तो लोगों को लगता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, छूने से फैलती है। जो मिर्गी के दौरे हैं वो छूने से तो नहीं फैलती है, क्योंकि ये जो है ये ब्रेन के जो इनके जो कारण हैं वो इन्फेक्शन एक कारण हो सकता है ब्रेन में, जिसके कारण एक दौरे आ सकते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन दूसरे मरीज को कोई फैल नहीं सकता कि इसके कारण इनको दौरे आ रहे हैं तो उसके बगल वाले मरीज को भी दौरे आ सकते हैं। इसके जो मेन जो कारण जो होता है अनुवांशिक होता है, जो इडियोपैथिक होता है जो दौरे आते हैं, और दूसरे कारण जैसे लाइक ए ब्रेन ट्यूमर हो गया, जो बिनाइन ट्यूमर हो सकता है या कैंसर वाले ट्यूमर हो सकते हैं, या ब्रेन में खून के नली का एक गुच्छा होता है जिसके हम एवीएम बोलते हैं, या सिर में चोट के कारण जो पुराने जो बचपन के चोट होते हैं जिसमें दिमाग के नसों में निशान बन जाते हैं, या कई बार ब्रेन में इन्फेक्शन है, या कुछ अलग कारण होते हैं जैसे अनुवंशिक कारण, या हाइपरटेंसिव मरीज में, या जिसमें जैसे डायबिटिक पेशेंट में अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया है तो वो एक कारण हो सकता है, या कुछ मरीज ऐसे हैं जिसमें जो मरीज अगर शराब लेता है, वो रेगुलरली शराब ले रहा है, अगर वो उसने सडनली बंद कर दिया तो भी एक मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो जो मिर्गी के दौरे है वो किस कारण से मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। सर, अगर हम सर्जरी की बात करें एपिलेप्सी में, तो कौन सी स्टेज में मतलब न्यूरो सर्जरी कम्स इनटू प्ले? सर्जरी का ये है कि जो मरीज को बीमारी जो ट्यूमर है वो किस स्टेज में है और किस जगह का ट्यूमर है। कुछ ट्यूमर तो बहुत ही सुपरफिशियल ट्यूमर होते हैं, वो उसका हम सर्जरी करने के बाद से मरीज को नॉर्मल अपनी लाइफ जीते रहता है। कुछ मरीज ऐसे रहता है बिनाइन ट्यूमर होता है लेकिन वो बहुत ब्रेन के अंदरूनी हिस्से में होता है, उसमें कुछ
नॉर्मल नस को भी के बीच से हमको सर्जरी करने जाता है, उसके कारण भी उनको कुछ परमानेंट डेफिसिट समटाइम कुछ आ सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ जो आजकल जो मॉडर्न न्यूरो सर्जरी है, वो सर्जरी के बाद मरीज बीमारी से फ्री हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम कि अगर मरीज को जो ट्यूमर, जो कैंसर वाले ट्यूमर ना हो, तो उसके बाद भी मरीज को अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बहुत खूब सर, आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल जानकारी हमें बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू। सो दर्शकों, ये कहना गलत नहीं होगा कि न्यूरो सर्जरी ना ही सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढती है, बल्कि कोशिश करती है कि आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सके, उसमें मदद कर सके। सो मैं आपको जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर लॉन्च हुआ है, जिस पे कॉल, वीडियो मैसेज करके आप हमें सजेशंस दे सकते हैं 9417242224। इसके साथ हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़, और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें देख सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमें देख सकते हैं, वेव पर। यदि आपके कोई सुझाव है हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।